हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th के साइंस के कुछ BBI क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए 2 नंबरिया में हैं, 2 आते थे, देखिए समझिए। और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और इसमें से दवा है 1 या 2 क्वेश्चन फिर 19 तारीख से एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है साइंस का। उसमें इसमें से 2 क्वेश्चन लाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ जाए और किस तरह उत्तर देना है, लिखना है। तो उत्तर भी देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। यहाँ बोला है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो चलिए पहले हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या है और बाद में उनका नियम जानेंगे। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तब प्रकाश की दिशा में परावर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। देखिए, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने दिशा में परावर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि परावर्तन का भी 2 ही नियम होते हैं। तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन होते हैं। तो एक में देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। 2 नंबर देखिए, जब प्रकाश किरण 2 माध्यमों में अपवर्तित होता है तो आपतन कोण की दया साइन आई, आपतन कोण आई की दया साइन तथा अपवर्तन कोण की दया साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए, तो प्रकाश किरण 2 माध्यमों में अपवर्तित होता है तो आपतन कोण की दया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की दया साइन आर एक नियतांक होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या है उसे समझते हैं। तो बोला है 2 नंबर, प्रिज्म से आप प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचिए। बोला है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचिए। देखिए, एक प्रिज्म पहले एक प्रिज्म कोई ले लीजिएगा। तो A B C एक प्रिज्म ले लिए हैं और P एक प्रकाश की किरणें प्रिज्म के बिंदु E पर आती है। इस अपवर्तन के बाद F पर आई और यहाँ से पुनः अपवर्तन हुआ, आर निकला। अब देखिए, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं इसे सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा नहीं गया, अपवर्तन के कारण से मुड़ गया, तो यह इधर आ गया। अब देखिए, तो यहाँ से एक अभिलंब डालती हैं, अभिलंब E पर डाल दिए हैं। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाकर फिर अपवर्तन के कारण मुड़ गया। तो यहाँ देखिए एक अभिलंब डाल दिए और यहाँ से इस बिंदु पर एक अभिलंब NO डाले हैं और NO से FO से जाते हुए एक अभिलंब फिर डाल दिए हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन के आलेख होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। बोला है जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। तो पहले जीवाश्म ईंधन जानिए क्या है, उसके बाद में इनका 2 उदाहरण दीजिएगा। तो चलिए जीवाश्म ईंधन देखिए, जीवाश्म ईंधन हम जानते हैं कि पृथ्वी पर, पहले समझा देते हैं, बाद में परिभाषा के अनुसार परिभाषा भी लिखा है वो भी बता देंगे। देखिए, लिखिएगा कि पृथ्वी पर जब भूकंप होता है तो भूकंप के कारण से पृथ्वी पर दरार लग जाता है, जिसमें कई जीव जंतु पेड़ पौधे बड़े बड़े भवन मकान पृथ्वी के अंदर समा जाता है। तब वह पृथ्वी के अंदर जाता है तो वहाँ अधिक दाब तथा उच्च ताप होने के कारण वह
तलता गलता नहीं है, काफ़ी कई लाखों वर्षों तक वह उसी तरह रह जाता है और अधिक दाब और उत्मा होने के कारण से वह दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल यदि समुद्र के तल पर हो तो वो पेट्रोलियम होगा और इस तरह होगा तो वह कोयला बन जाएगा। तो वही जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए इनका परिभाषा लिखा हुआ। हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक मृत्यु, पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप दो पदार्थ बनते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। वहीं बताएं कि अधिक दाब, ऊंच दाब और चट्टानों तथा मिट्टी के बीच दबे रहने के कारण दो पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो चलिए अब दो उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो अब देखते हैं, मैं पूछता है एक पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम में आता है डीजल, पेट्रोल। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये समझिए। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो चलिए विद्युत विभव क्या होता है यह जानिए। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए यहाँ किया गया कार्य टूट गया है तो यहाँ कार्य होगा, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया कि अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम लिखे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम लिखे। एक यह भी क्वेश्चन आता है कि बाएं हाथ के अंगूठा सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, इस तरह के बीच में से 3 क्वेश्चन है। तो चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम समझाते हैं। यदि दाएं हाथ नियम चाहिए तो कमेंट कीजिए, दाएं हाथ नियम के लिए नया एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे। तो चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम लिखते हैं। हम जानते हैं, पहले समझ लीजिए बाद में परिभाषा जानिएगा। लिखेगा कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा अंगुली डाला की दिशा को बताए तथा अंगुली धारावाहिक बल को बताए, तो उसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम कहते हैं। तो चलिए अब लिखा हुआ परिभाषा समझ लीजिए। हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएंगे कि वह परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करे, अर्थात की डालता है निर्धारित करे। मध्यमा अंगुली डाला के प्रवाहित की दिशा को बताएगी, अर्थात कि जो डाला प्रवाहित होगा ना जिस दिशा में वो को मध्यमा अंगुली प्रवाहित करेगी और अंगूठा धारावाहिक तारक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करे, तो उसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी तारक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है?
तो जानिए तारक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। यह इसे BBI कर लीजिए। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है और इस बार भी पूछने की चांस है। तो चलिए जानते हैं कि तारक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखिए कि तारक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है या निम्न बातों पर निर्भर करता है। चलिए तारक की लंबाई पर तारक की लंबाई का तारक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात ये तारक की लंबाई पर अर्थात आर समानुपाती L। आर प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है और लंबाई को L। तो आर समानुपाती L। इसका मतलब हुआ कि तारक का प्रतिरोध तारक के लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। अब चलिए कि तारक के अनुप्रस्थ प्रतिदेश क्षेत्रफल पर अर्थात कि तारक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तारक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आर प्रतिरोध हुआ और यह हुआ समानुपाती के 3, लेकिन कितना 1/A समानुपाती हुआ, लेकिन आर के व्युत्क्रमानुपाती इसका क्षेत्रफल होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जितना व्युत्क्रमानुपाती करेगा उसे बाता में लिख दिया जाएगा। तो इसे आर समानुपाती 1/A हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर देखिए तारक के प्रतिरोध पर अर्थात कि आर समानुपाती P इस प्रकार आर बराबर यह लो नहीं यह लो है। आर बराबर लो L/A। देखिए यहाँ यदि इधर क्या बोल रहा है आर समानुपाती L और आर समानुपाती कितना 1/A। तो इसे आप आर समानुपाती L/A लिखिएगा, लिख दीजिएगा। अभी से आर तब समानुपाती का 3 हटाइएगा तो कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ नियतांक लो लगता है। आर समानुपाती थोड़ी आर बराबर लो L/A हो जाएगा। यह प्रतिरोध में 1 नंबर अभी क्वेश्चन पूछ देता है कि तारक का प्रतिरोध होता है आर बराबर इतना दे देगा और कोई ऑप्शन दे देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है। देखिए यह पहले ही बता रहा है विखंडन अर्थात कि टूटना। तो नाभिकीय विखंडन देखिए तब कोई बड़ा नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, तब कोई बड़ा नाभिक जैसे यूरेनियम प्लेटिनम या तेलियम टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक का निर्माण करता है जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। यह भी कई आला बिहार बोर्ड में पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भी BBI कर लीजिए। यह तो कई बार पूछा है, एक ताला कर पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए यह क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित, यह तो पहले ही समझ में आ रहा है। संतुलित अर्थात कि बराबर रासायनिक समीकरण क्या है। तो चलिए देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसके के उत्पाद एवं अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उत्पाद तब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करता है तो 2 पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद और अभिकारक 2 जितने पदार्थ मिला हुआ रहता है उसे अभिकारक कहते हैं। वहीं तो दोनों तो उदाहरण में देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण यहाँ 2 है, 2 आइसोलोजन। देखिए यहाँ आइसोलोजन कितना है 4 है, 2 गुने 2 4 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 2 4 और तौर पर
दो है तो तल पर भी 2 हुआ। यहाँ ऑक्सीजन 100 है तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 गो यह और 2 से गुना यह होगा 4 होगा और 2 से गुना यहाँ है तो 4 2 100 तब संतुलित है। यह संतुलित रहता है समीकरण हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तूतक क्या है? एक तूतक का नाम लिखे। देखिए तूतक क्या है तो देखिए वैतालंदक दिन का अम्ल और क्षारक द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे तूतक कहते हैं। वैतालंदक अर्थात कि वैता प्रक्रिया वैता पदार्थ जिसका अम्ल और क्षार के द्वारा रंग परिवर्तन हो जाता है उसे तूतक कहते हैं। इसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाता है। तूतक है इसका उपयोग अम्ल और क्षार के जांच के लिए किया जाता है। जैसे एक तूतक बेनालोपेक्टिन है, देख लीजिए यह। अब आइए निम्नलिखित एक और क्वेश्चन देखिए। इसे भी BBI कर लीजिए। इसे तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है तो इसे याद ही कर लीजिएगा, तुलिएगा मत। एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है तो चलिए। संचालन क्या है? उदाहरण से संचालन क्या है तो चलिए पढ़े संचालन क्या होता है समझते हैं। तब कोई धातु जैसे लोहा एक धातु है, तब कोई धातु वायु या नमी के उपस्थिति में तोड़ दिया जाता है तो वह नमी या वायु तो अब क्रिया करने लगता है और अब क्रिया के फलस्वरूप वह अपने सतह पर ऑक्सीजन के पर जमा लेता है, जिसे संचालन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा देखिए। तब धातु को वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो वह वायु तथा नमी अब क्रिया कर अपने सतह पर वायु के परत जमा लेता है, जिसे संचालन कहते हैं। जैसे लोहा पर जंग लगना एक संचालन की क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्ल और वस्तु में 2 अंतर लिखे। अम्ल और वस्तु में अंतर लिखे। इसे भी मत तोड़िएगा, इसे भी BBI मानिए। एक और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। तो चलिए अम्ल और वस्तु में निम्नलिखित अंतर है। एक और अम्ल लिखिएगा, दूसरी और वस्तु में लिखिएगा। चलिए अम्ल स्वाद में कच्चा होता है जबकि वस्तु स्वाद में कड़वा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमें अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि यह अर्थात कि वस्तु लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होगा 2.9 होगा, 2.8 होगा, 3 होगा, 2 होगा। और जबकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7.1, 7.2। और 7 किसका पीएच मान होता है? कमेंट कर बताइए कि 7 किसका पीएच मान होता है। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए नेक्स्ट BBI क्वेश्चन फिर लेकर आते हैं 5 नंबरिया के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।